भाग तो लोग दिल्ली में भी रहे हैं, क्योंकि जेएनयू के छात्रों ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए संसद की तरफ मार्च किया। जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ और जो हो हल्ला हो रहा था उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर छात्र जब सड़क पर उतर आते हैं तो छात्र राजनीति का कोई विकल्प कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं है। हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, पीने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, पुलिस से धक्का मुक्की हुई और बैरिकेड तोड़कर भी आगे बढ़े छात्र। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां जेएनयू के छात्र इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस और सुरक्षा बलों से भी भिड़ गए। बढ़ी फीस को लेकर जेएनयू के छात्र गुस्से में हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम पाबंदियों को तोड़ते हुए छात्रों के हुजूम ने जेएनयू कैंपस से संसद की ओर मार्च किया, लेकिन सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें बेरसराय इलाके में रोक लिया। छात्र संसद तक मार्च के लिए अड़े थे और इस तरह रोके जाने से वो आक्रोश में आ गए। 22 दिन से हम लोग ये लड़ाई कैंपस के अंदर लड़ रहे हैं और अभी तक कोई आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन या मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया, जिसकी वजह से आज हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो पुलिस को भी ये समझने की जरूरत है कि आज जेएनयू का छात्र जो फेस कर रहे हैं वो किस लिए फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिफंक्ट जेएनयू प्रशासन है जो एकदम सुन उसका नहीं सुनता। पुलिस भी एक्शन में थी। उसने छात्र संघ अध्यक्ष आशिक घोष समेत 30 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। इससे छात्र और भड़क उठे और हंगामा करने लगे। इससे पहले हंगामे और प्रदर्शन को देखते हुए जेएनयू में धारा 144 लागू कर दी गई थी और जेएनयू कैंपस छावनी में बदल गया था। जेएनयू के गेट पर धारा 144 लगा दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद है। सीनियर आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। पुलिस प्रशासन की ये है कि किसी भी तरीके से इस रोड से बाहर छात्रों को नहीं आने दिया जाए और इसके बाहर अगर आते हैं तो फिर स्थिति ज्यादा विकराल हो जाएगी। दरअसल जेएनयू के छात्र पिछले 3 हफ्ते से बढ़ी हुई फीस और हॉस्टल मैनुअल में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। हालांकि गरीब छात्र छात्राओं के लिए फीस समेत दूसरे चार्ज में 50% की छूट दी गई है, लेकिन छात्रों की मांग है कि जब तक पहले जैसे 10 और 20 रुपए का कमरे का किराया, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, फ्री की साफ सफाई नहीं हो जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। ये जो वाइस चांसलर है स्टूडेंट्स के लिए था, 10 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए जो यूजीसी ने हमारा काट दिया है, उसकी वजह से हमें 15 दिनों से 20 दिनों से हमें सड़क पर लाकर छोड़ा हुआ है। 90,000 करोड़ रुपए पिछले साल, ये कैग की रिपोर्ट है, ये कैग की रिपोर्ट बोलती है 90,000 करोड़ रुपए जो आपकी जेब से, मेरी जेब से एजुकेशन सेस के नाम से काटा जाता है, टैक्स कलेक्ट किया गया, मेरे नाम का पैसा इकट्ठा गया, वो खर्च नहीं किया गया है, वो पता नहीं किसको दे दिया है। इस बीच जेएनयू विवाद को खत्म करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। 3 सदस्यों की ये कमेटी छात्रों और प्रशासन से बात करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जेएनयू एक बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के छात्र जो मनचाही मांग करे उसको पूरा ही किया जाए। तो अच्छी बात है, ये जो समिति है वो पूरे प्रकरण को अपने आकलन में लेगी और इस पर अपने विवेक के आधार पर निर्णय देगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जेएनयू में 12 दिसंबर से लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं। जेएनयू प्रशासन ने सभी छात्रों से परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होने और जरूरी मापदंड अपनाने की अपील की है, लेकिन बढ़ी फीस को लेकर जेएनयू के छात्रों का बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। पूरे दिन भर धरना और प्रदर्शन करने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शाम में भी अपनी मांग पर अड़े रहे हैं। बड़े पैमाने पर छात्र मौजूद रहे सड़कों पर। आप देखिए ये तस्वीरें, ये तब है जबकि दिल्ली में धारा 144 लागू है। छात्र बड़े पैमाने पर सामने हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें पुलिसकर्मी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। हंगामेदार दिल्ली के बीच में यह खबर दिल्ली वासियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि हिंदुस्तान के हर उस नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गर्व से कहता है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। जरा बताइए, ये देश की राजधानी कैसे हो सकती है गर्व के साथ हमारे लिए, जब दिल्ली में आप
खुली सांस में हवा नहीं ले सकते। प्रदूषण इतना ज्यादा है, जहरीली हवा इतनी है कि आपके फेफड़े पूरे तरीके से बेकार हो रहे हैं। पीने का पानी, सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि पूरे दिल्ली में जो नलके से पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है, उसे नहीं पिया जाना चाहिए। जब दिल्ली में पीने का पानी ठीक नहीं है, हवा नहीं ठीक, तो आप यह बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली पहुंच रहा है वो दिल्ली पहुंचकर क्या कहेगा? वो कहां आ रहा है घूमने के लिए, हिंदुस्तान या कहीं और? ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सरकार इस पर कुछ करने को तैयार ही नहीं है। राजधानी में पहले जहरीली हवा ने किया बेहाल और अब दूषित पानी को लेकर भी उठ रहे हैं दिल्ली पर सवाल। BIS की स्टडी में दिल्ली के पानी का सैंपल फेल हो गया। रिपोर्ट आई कि 20 शहरों में सबसे खराब पानी दिल्ली का है। इस रिपोर्ट के बाद राजधानी में पानी को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लोकसभा में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी ये मुद्दा उठाया। आज की स्थिति ये है कि कोई आदमी जो है नल का पानी नहीं पी सकता है, नीला पीला पानी निकलते रहता है। तो दिल्ली के सीएम ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और साफ कह दिया कि केंद्र के जल शक्ति मंत्री तो दिल्ली के पानी को साफ और अच्छा बता चुके हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये 26 सितंबर को केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत का स्टेटमेंट है। उन्होंने लिखा है, दिल्लीज वाटर क्वालिटी इज बेटर देन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। खराब पीने के पानी को लेकर सवाल केजरीवाल पर उठे तो सवाल बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले दिनों पर्यावरण की अहम मीटिंग से नदारद थे और इंदौर में पोहे जलेबी खाते उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। गौतम लापता होने के आरोपों पर गंभीर हो गए और केजरीवाल को नसीहत दे दी। अगर उन्होंने इतनी मेहनत अगर दिल्ली के पोल्यूशन कम करने के लिए की होती ना, तो आज दिल्ली सांस ले पाती। जिस तरीके की मेहनत उन्होंने पोस्टर लगाने में, जलेबी बांटने में और मुझे ट्रोल करने में, 10 मिनट में उन्होंने इतना ट्रोल करने लग गया, तो सिर्फ माहिर वो सिर्फ इन चीज़ों में काम करने में नहीं है। तो इसलिए दावे और दलील अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या राजधानी में पानी और हवा के लिए वाकई सरकारें गंभीर हैं? टीम न्यूज़ नेशन। जरा बताइए, हमारे देश की कितनी खासियत है कि देश में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की संख्या में 13 शहर मौजूद हैं और अगर पूरा आंकड़ा लेकर चलें तो 17 शहर दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं वो हिंदुस्तान में हैं। इसके बावजूद हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते। हम चर्चा किन मुद्दों पर कर रहे हैं? हम चर्चा उन मुद्दों पर करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा असर आम जनजीवन पर पड़ता नहीं है, जैसे कि सिटीजनशिप बिल। सिटीजनशिप बिल को लेकर संसद में चर्चा जबरदस्त होने वाली है और वो मुश्किल से 10 लाख लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, गंदा पानी, तमाम असुविधा करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इस पर क्या संसद में एक भी दिन या यूं कहें 1 घंटे भी चर्चा होगी? देख लीजिएगा आप। संसद के शीत सत्र का आगाज गर्म अंदाज में हुआ। सदन में विपक्ष पर हमला बंद करो के नारे गूंजे। सारे सदन के लिए कह रहा हूं कि हम एनसीपी बीजेडी दोनों ने जो ये बहुत उत्तम तरीके से इन चीज को डिसिप्लिन फॉलो किया, ये कभी न कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। लोकसभा में कश्मीरी नेताओं की हिरासत और गांधी परिवार की सुरक्षा घटाने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सदन में आएं। 8 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है? सदन में सत्र के पहले ही दिन आर्थिक मंदी का मुद्दा भी उठा। ये मानने को तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, क्योंकि सरकार कुछ और आंकड़े दे रही है, जो रियलिटी में कुछ और है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं कह दूं कि 5% स्लंप नहीं है। विकास दर क्या है शायद वो कहना चाहते होंगे। तो राज्यसभा में पीएम मोदी ने पवार की पार्टी की तारीफ कर एक तीर से बहुत कुछ साधने की कोशिश की। मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूं कि हम एनसीपी बीजेडी दोनों ने जो ये बहुत उत्तम तरीके से इन चीज को डिसिप्लिन फॉलो किया, ये कभी न कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस सत्र में सरकार 27 नए बिल
और 2 नए अध्यादेश लाएगी, जिनमें राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने, कॉमन सिविल कोड, नागरिकता संशोधन और ई सिगरेट विधेयक को भी पेश कर सकती है। जबकि विपक्ष अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात, बेरोजगारी, युवा और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सदन के पहले दिन कुछ अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। सदन के बाहर पीडीपी सांसद कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, तो गुजरात से बीजेपी सांसद मनसुख मांडविया साइकिल से सदन पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इलेक्ट्रिक कार से सदन पहुंचे और दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। टीम न्यूज नेशन। रही जरा पाकिस्तान की चर्चा कर लें। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को अचानक छुट्टी की इतनी जबरदस्त तलब मची कि वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा से मुलाकात करने गए और उसके बाद छुट्टी पर चले गए। सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने छुट्टी नहीं ली है, अब अचानक छुट्टी ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक और मौलाना साहब खड़े हो गए हैं जो कि इमरान खान की सरकार की विदाई का मुहूर्त तय कर चुके हैं। उनका कहना है कि जनवरी के आगे इमरान खान की सरकार नहीं चलने वाली पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेलेक्टेड पीएम नियाजी के खिलाफ अब स्कूल कॉलेजों तक कोहराम मचा है। जगह जगह पाकिस्तानी जनता इमरान खान की सरकार का विरोध इतना तेज करती जा रही है कि इमरान का कुर्सी पर बने रहना मुश्किल दिख रहा है। पाकिस्तानी जनता की आवाज उठाने का दावा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की रवानगी की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। मौलाना के मुताबिक अब इमरान खान अपनी सरकार में आखिरी महीना गुजार रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे हम इस्तीफा लेंगे और आपको अगला साल एक नए निजाम की सूरत में नजर आएगा इंशाअल्लाह अजीज। अगला साल यानी जनवरी, यानी आप ये कहते हैं कि अगले साल तक जनवरी तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कैसे? बस आप देखें ना जी। मौलाना की भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मौलाना पर शक इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि तमाम आशंकाओं के बावजूद मौलाना ने इस्लामाबाद में लाखों लोगों को इकट्ठा करके दिखा दिया था। वैसे पाकिस्तानी मीडिया को भी भरोसा नहीं हो रहा कि मौलाना इतने भरोसे से कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। में आप कहते हैं कि वो बनीगारा में आराम से बैठा हुआ है, आराम से नहीं बैठा हुआ, कपकपी लगी हुई है और उनके हवास बाख्ता हो चुके हैं बिल्कुल, और वो एक शिकस्त खुर्दगी की पोजीशन में हूँ कि वहाँ पर कितनी खलबली है और कितना खौफ हरास है, कहाँ कितनी सरासीमगी है। वैसे पाकिस्तानी मीडिया को भी यकीन नहीं हो रहा कि मौलाना इतने भरोसे से कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में चर्चा ये शुरू हो गई है कि अब शायद पाकिस्तानी फौज ने इमरान की जगह मौलाना से गुपचुप डील कर ली है और बहुत मुमकिन है कि पाक की फौज इमरान की जगह मौलाना को विकल्प न बना दे। वैसे खबर है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान दोनों के बॉडी लैंग्वेज भी बदले बदले से दिखाई दे रहे थे। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन मुलाकात के ठीक बाद इमरान खान ने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। टीम न्यूज नेशन।